गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और भाई सब बढ़िया हो। देखो, जैसा मैंने कल पिछली क्लास में आपको प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी बातों को हमने पिछली क्लास में विस्तार से पढ़ा था। तो आज इसी सीक्वेंस में चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद अपनी कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखो, कल हम बात कर रहे थे एटम यानी परमाणु। परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया था, एक किसी भी यूनिवर्स में ऐसा कण जिसका और विभाजन ना हो सके, उस कण को क्या नाम देते हैं? परमाणु। समझ में आया? फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन है आगे चलकर हमारी फेल भी हो जाएगी। क्लियर हुआ था हमने। अब देखो, हमने परमाणु की संरचना के बारे में बात की थी कि परमाणु की संरचना के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं तथा इसके चारों ओर जो गोलाकार संरचनाएं हैं उनको हमने कक्ष के नाम से जाना था, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कंपोजिशन ऑफ एटम यानी कि परमाणु के घटक। तो परमाणु के घटकों की बात जब हमने की थी तो उसमें आपको क्लियर कराया गया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक में दो कण पाए जाते हैं जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जबकि जो अपने कक्ष होते हैं, कक्ष में चारों ओर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई इनके ऊपर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। फिर मैंने आपको यहाँ से क्लियर किया था फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटॉन के निर्माण में मैंने आपको बताया था कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन का निर्माण करता है। वहीं न्यूट्रॉन में मैंने बताया था 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने बात की थी क्वार्क की खोज जेलमैन ने की थी और क्वार्क से भी छोटे कण होते हैं जिसे हम बोसोन के नाम से जानते हैं। और बोसोन की खोज किस व्यक्ति ने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा बोसोन की खोजें की गई थी। क्लियर भाई, बात समझ में? यहाँ तक की चीज़ें हमने कल की क्लास में देख ली थी। आज हम अब वहीं से आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कल की क्लास में आपको मॉडल के बारे में जानकारी नहीं दी थी। मैंने कहा था कि इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु मॉडलों की, ठीक है। तो हमने बात की थी सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी, वो परमाणु सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ये परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। समझ में क्लियर हो गया? तो जो परमाणु सिद्धांत वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब देखो, हमने बात की थी कि किसी भी परमाणु में मुख्यतः जो कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कौन सा होता है भाई? प्रोटॉन होता है, और तीसरा कौन सा होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यानी किसी भी परमाणु में ये 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखो ध्यान से, इन सारी चीजों को हम कैसे ध्यान रखेंगे? आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, ईंट पर पग रख कर नाचे मोर। आपको ध्यान रखना है, ईंट पर पग रखकर नाचे मोर। तो यहां इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया? ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बन गया भाई? इलेक्ट्रॉन। टे से बन गया थॉमसन, टे से क्या बन गया? थॉमसन। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। क्लियर हुआ? इसके बाद ये क्या है? पे, पे से क्या बन गया? प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है इसकी खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा। यानी प्रोटॉन किसके द्वारा खोजा गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा। समझ में है? ये क्या है? न्यूट्रॉन। नए से क्या बनेगा हमारा? न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन की खोज चैडविक यानी जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति ने किसको खोजा? न्यूट्रॉन को। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। किस तरीके से ध्यान रखेंगे? हमें क्लियर होना चाहिए, ईंट पर पग रखकर नाचे मोर। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज
यानी कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो आपका जवाब क्या रहेगा, जे थॉमसन। ऐसे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा। ऐसे मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी भाई ये किसके द्वारा की गई थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। बात समझ में आई क्या। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज यानी आवेश की, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणावेश, जो होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, यानी कि जो आवेश की इकाई है वो कौन सी है, कूलाम। समझ में है। ऐसे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, यानी मात्रात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, समान होता है। क्लियर भाई। इसके बाद न्यूट्रॉन हम सभी जानते हैं एक आवेश रहित कण होता है, उदासीन कण होता है, तो उसके ऊपर आवेश क्या आ गया, 0। इतनी बात समझ में आई क्या, ये सारी चीज क्लियर हो गया ना भाई। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं इसका भार, यानी इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। अब देखो भार के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से चीजें समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। ये क्या है 19, अब इसको मारा हमने थप्पड़, 19 को क्या मारा, थप्पड़, तो थप्पड़ मारते पलट जाएगा और ये क्या बन गया 91, बीच में क्या लगा देना है, पॉइंट। समझ में, 9.1 इंटू 10 की पावर। अब ये क्या लिखा हुआ है 16, अब इसको थप्पड़ मारेंगे तो भाई ये दुगना होकर कितना बन गया 32, 16 थप्पड़ टिकते दुगना होकर कितना हो गया 32। इस 32 में से एक घटाओ कितना आ गया 9.1 गुना 10 की घात 31 केजी द्रव्यमान किसका होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन का। समझ में है, 9.1 गुना 10 की घात -31 केजी द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर हो गया भाई। अब देखो ऐसे प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुना 10 की घात -27 केजी। क्लियर हो गया। ऐसे न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुना 10 की घात -27 केजी। इतनी बात सबको समझ में आई क्या। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जेम्स जे थॉमसन गोल्डस्टीन चैडविक इन तीनों लोगों में खास रिलेशन क्या था कि जो जे थॉमसन है, इस जे थॉमसन का एक शिष्य था जिसका नाम क्या था रदरफोर्ड। समझ में है, आप कुछ किताबों में लिखा होता है यहाँ पर रदरफोर्ड, तो देखो वास्तविकता क्या है, जे थॉमसन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का जो स्टूडेंट था उसका नाम क्या था गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन के स्टूडेंट का नाम क्या था चैडविक। समझ में है, क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं इन सभी के बारे में किस वैज्ञानिक ने कौन सा मत दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जो खोजा गया जे थॉमसन के द्वारा, तो यानी हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल की। देखो भाई यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल। इस थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसी को हम क्या नाम देते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। बात समझ में आई क्या, यानी थॉमसन मॉडल का दूसरा नाम क्या हो गया प्लम पुडिंग मॉडल। अब थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने बताया कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु की संरचना एक खरबूजे के समान है, यानी जे थॉमसन ने परमाणु की तुलना किससे की, एक खरबूजे से। उसने कहा कि परमाणु एक खरबूजे के समान संरचना वाला एक पार्टिकल है। समझ में है। उसने बताया कि जैसे कि खरबूजे में बीज होते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं, बीज होते हैं, तो परमाणु में जो बीज है, सीड यानी जो बीज है, इन बीजों को उन्होंने कहा कि ये तो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी परमाणु में जो बीज होते हैं ये हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन है। समझ में है।
और किसी भी खरबूजे का जो खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाया? प्रोटॉन। इसने कहा कि किसी भी खरबूजे का जो खाने योग्य भाग रहेगा उसको क्या नाम दिया? प्रोटॉन। समझ में? क्लियर हो गया? इन्होंने ये कहा कि जैसे कि खरबूजे के अंदर क्या होता है भाई, हमारे बीज बिखरे होते हैं, उनको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। और इसका जो खाने योग्य भाग है जो गिरी कहलाता है उसको इसने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। समझ में है? क्लियर हो गया? अब देखो इस थॉमसन मॉडल की कमी क्या थी? इस मॉडल की कमी क्या थी? हमने आपको बताया कि परमाणु में हमने 3 कणों के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लिखे हुए साइड में। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर इसने किस किस के बारे में जानकारी दी? इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, लेकिन किसके बारे में नहीं बताया? न्यूट्रॉन के बारे में। यानी इस मॉडल की कमी क्या थी? इसने न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। क्या बात समझ में आई क्या भाई? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये मॉडल ही हमारा प्रसिद्ध है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से। समझ में है? दिखाई नहीं दे रहा? देखो नीचे इसमें क्या लिखा मैंने, इस मॉडल की कमी क्या है? इसने किसके बारे में जानकारी नहीं दी? न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो ये मॉडल कहलाया थॉमसन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर भाई? थॉमसन वही वैज्ञानिक है जिसने खोजा है किसको? इलेक्ट्रॉन को। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आएगा आपका रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, देखो ध्यान से। इस रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ? इन्होंने एक लेड का प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? पीबी। इनके पास लेड का एक डिब्बा था। पीबी को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। यानी रदरफोर्ड मॉडल में क्या था? एक लेड का एक डिब्बा था। इस टाइप से एक डिब्बा था भाई। तो ये डिब्बा किसका बना हुआ है? लेड यानी शीशे का। बात समझ में आई क्या? लेड यानी शीशे का एक डिब्बा था। इस डिब्बे में इन्होंने किसको रखा? रेडियम को। यानी इस डिब्बे में इसने किसने रखा? रेडियम को। इस डिब्बे में भर दिए भाई ने रेडियम। डिब्बे में क्या भर दिए? रेडियम। और इस डिब्बे से कुछ दूरी पर इसने एक सोने की पन्नी का उपयोग किया। ठीक है, इस तरीके से इसमें किसका प्रयोग किया? सोने की पन्नी का। अब देखो इसमें हुआ क्या? इस लेड के डिब्बे से इसने रेडियम से अल्फा किरणों की बौछारें की। यानी यहां इस लेड के डिब्बे से उसने अल्फा किरणों की बौछारें की। कौन सी किरणों की बौछारें की? अल्फा किरणों की बौछारें की। अब सर ये अल्फा किरणें क्या होती हैं? तो देखो ध्यान से, अल्फा किरणें कई बार एग्जाम में पूछा गया है अल्फा किरणें क्या है? तो जब हीलियम के ऊपर +2 चार्ज होता है तो वो किरणें हमारी कौन सी कहलाती है? अल्फा किरणें। बात समझ में आई क्या? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हीलियम के ऊपर +2 चार्ज रहेगा तो वो किरणें हमारी कौन सी कहलाएंगी? अल्फा किरणें। समझ में है? अब क्वेश्चन आया कि अल्फा किरणों का वेग कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए अल्फा किरणों का जो वेग होता है वो कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? यानी अल्फा किरणों का जो वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या बताया कि यहां से इस लेड के बुक से इसने किसकी बौछारें की? अल्फा किरणों की बौछार की। इस टाइप से, इस टाइप से अल्फा किरणों की बौछारें की गई लेड के डिब्बे से।
तो इसने नोटिस किया यहाँ पर और क्या क्या चीजें हमारे सामने लेके आए, ये हमारे सामने कुछ पॉइंट लेके आए। वो पॉइंट क्या थे, इन्होंने बताया, पहला पॉइंट इनका क्या था, इन्होंने हमें क्लियर कराया कि यहाँ जो सोने की पन्नी पर जो अल्फा किरणों की बौछारें की गई है, ये अल्फा किरणें, अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकल गई, अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकल गई। अब अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकली, इस बात का मीनिंग क्या हो गया कि यहां अल्फा किरणों से कुछ भी नहीं टकराया, अगर टकराता तो किरणें वापस हो जाती। तो यहां से पहला पॉइंट हमें समझ में आया। तो इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। उन्होंने बताया कि अधिकतर अल्फा किरणें सीधी निकल गई, यानी पॉइंट समझ में हमें यहां से क्या निकल के आया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली, समझ में आया। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि भाई कुछ किरणें टकराकर वापिस आई, कुछ किरणें टकराकर वापिस आई। अब कुछ किरणें टकराकर वापस आई, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने यहां से क्या देखा कि लगभग 10,000 किरणों में से एक कण बिल्कुल सीधी रेखा में वापस आया। इन्होंने क्या कहा, लगभग 10,000 कणों में से एक कण टकराकर सीधा बीच से वापस आया। अब 10,000 कणों में से एक कण टकराकर सीधा वापस आया, तो इन्होंने ये कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और जो बीच वाला जो भाग है, वो जो भाग है जो हीलियम +2 की अल्फा किरणें होते हैं, इनसे टकराकर वापस आया। और इन्होंने कहा कहीं ना कहीं वो भाग क्या है, नाभिक है। इन्होंने इस भाग को क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। तो सीधा सा क्वेश्चन तैयार हो गया कि नाभिक की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा। इतनी बात समझ में आई क्या, यानी कि नाभिक की जो खोज की गई, क्वेश्चन आया नाभिक की खोज किस प्रक्रम में की गई, तो अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा नाभिक की खोज किस व्यक्ति ने की, रदरफोर्ड नामक के व्यक्ति ने। इतनी बात सबको समझ में आई क्या, क्लियर भाई। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम प्लस टू वाले कणों को हम, ये दिखाई नहीं दिया क्या भाई, अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम +2 चार्ज वाले कणों को हमने क्या नाम दिया है, अल्फा पार्टिकल। समझ में आया। इन कणों का उपयोग किसमें किया गया, इन कणों का उपयोग नाभिक की खोज में किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। इतनी बात समझ में आई क्या मॉडल क्लियर है क्या, रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया। और इसी को बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यही मॉडल किस नाम से प्रसिद्ध है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या, क्लियर भाई। आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे। यहां कोई डाउट है क्या, क्लियर है ना भाई। क्या बताया मैंने कि एक डिब्बा था जो लेड का बना होता, उसमें रेडियम के कण भरे हुए थे। इस रेडियम के कणों में हीलियम कणों की या अल्फा कणों की बौछार की गई। अल्फा कण वो कण होते हैं जिनके ऊपर हीलियम के ऊपर +2 चार्ज वाले कणों को अल्फा कण कहा जाता है। और अल्फा कणों का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, यानी सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं प्रकाश के वेग के बराबर वेग किसका होता है, कि अल्फा कणों का। समझ में है। मैंने इसमें आपको क्या क्या पॉइंट बताया, इसमें बताया कि अधिकतर अल्फा किरणें सीधी ही निकल गई, यानी कि उनके मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ मतलब बहुत ही कम किरणें टकराकर वापस आई है। इसके बाद मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि 10,000 कणों में से, यानी कि जब सीधे के सीधे 10,000 कणों को भेजा गया तो 10,000 कणों में से केवल एक कण टकराकर वापस आया। तो वहां से पता चला कि वो जो मध्य भाग है जो कि प्रतिकर्षित कर रहा है किरणों को, उसे हमने क्या नाम दिया, नाभिक। तो यहां से नाभिक के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया, रदरफोर्ड नामक के व्यक्ति ने। इतनी बात समझ में क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो ध्यान से,
अब ये जो रदरफोर्ड मॉडल है, इस मॉडल की कमी क्या है? सबसे पहले बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमी। कि भाई रदरफोर्ड मॉडल की कमी क्या है। तो देखो ध्यान से, जो रदरफोर्ड मॉडल है, इस रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी? तो पहली कमी इसकी क्या थी? इसने हमें ये बताया कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो एक मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है और चारों तरफ क्या बिखरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने क्या बताया? इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है गोलाकार गति कर रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन गोलाकार गति करते हैं तो ये अपनी ऊर्जा में कमी करते हैं। इसने क्या बताया कि ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊर्जाओं, इस तरीके से जो हमारे कोष है, इन कोषों में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और जब ये गति कर रहे हैं तो हमें बताया गया कि भाई इनके अंदर क्या हो रही है? ऊर्जा की कमी हो रही है। यही इनकी कमी थी, क्योंकि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करेंगे, ऊर्जा की कमी होगी, तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा बिल्कुल कम होने की वजह से किससे टकरा जाएगा? नाभिक से टकरा जाएगा। तो ये पॉइंट इन्होंने क्या बताया? गलत बताया। तो यानी इनके अकॉर्डिंग बातें क्या थी? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अपनी एनर्जी में कमी करता है। जो बात इनकी क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक दिन अपनी कक्षा को छोड़कर सीधा किससे टकरा जाएगा? नाभिक से टकरा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी कमी कौन से मॉडल की निकल के आई? हमारे रदरफोर्ड मॉडल की। बात समझ में आई क्या? आगे चले। नेक्स्ट मॉडल आया हमारा बोर मॉडल। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? बोर मॉडल की। प्रसिद्ध रसायनज्ञ नील्स बोर ने एक मॉडल दिया। इस मॉडल में इन्होंने ऑर्बिटल और सेल के बारे में जानकारी दी। ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देते हैं? कक्षक। और सेल को हमने क्या नाम दिया? कक्षा या कोष। सेल को हमने क्या नाम दिया? कक्षा या कोष। समझ में है? यानी इन्होंने बोर मॉडल में नील्स बोर नामक व्यक्ति के द्वारा कक्षक और कोषों के बारे में जानकारी दी गई। अब कक्षक क्या होते हैं? कक्षक संख्या में 4 होते हैं। कक्षक संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? एस, पी, डी, एफ। ये 4 कक्षक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। समझ में है? अब कक्षा या कोष क्या है? तो कक्षा या कोष हमारे कौन कौन से होते हैं? के, एल, एम, एन। ये हमारे क्या है? कक्षा या कोष होते हैं। समझ में है? अब इन दोनों के बारे में क्या क्या बातें बताई? इन दोनों के बारे में नील्स बोर ने क्लियर किया। नील्स बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो तो किस में होते हैं? कक्षकों में। और कक्षक कैसी आकृति है? कहीं 3D आकृति। कल की क्लास मैंने बताया था कक्षक कैसी आकृति है? 3D आकृति। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं वो कक्षकों में उपस्थित होते हैं, जबकि परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं या कोष। समझ में? ये कोष किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कोष रिप्रेजेंट करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जाओं को, ज्ञात ऊर्जाओं के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको किसका पता होना चाहिए? कक्षाओं या कोष का। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें? कक्षक में। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं किसमें? कक्षाएं या कोष में। समझ में है? और कक्षा या कोष हमें जानकारी देगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? कक्षा या कोष से। अब देखो ध्यान से
किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानकारी हमें क्या दे रहे हैं, कक्षाएं या कोष। इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, एनर्जी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बोर मॉडल को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऊर्जा मॉडल की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई, तो नील्स बोर नामक व्यक्ति ने ही कौन सा मॉडल दिया, ऊर्जा मॉडल। क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जो परमाणु के चारों, जो अपना परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानकारी कक्षा या कोष से मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि जो सबसे बाहरी कोष होगा, जो सबसे बाहरी कोष होगा, उस कोष में सर्वाधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जो बाहरी कोष है, इस तरीके से जो आपका नाभिक होता है, यूं आपके इस तरीके से कोष होते हैं, तो इन कोषों में इसने बताया कि ये जो सबसे बाहरी कोष है, इस कोष की एनर्जी यानी ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा, जबकि जो अंदर का कोष है, उस कोष की ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं बोर मॉडल ऊर्जा के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए इस मॉडल को ऊर्जा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई क्या, बोर मॉडल क्लियर हुआ। आगे बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मॉडल आएगा आपका कौन सा, समरफील्ड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा भी आपका, समरफील्ड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा आपका, समरफील्ड मॉडल। देखो ध्यान से, अभी तक जितने भी मॉडल आए हैं, उन मॉडलों के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करते हैं, और वो गति कैसे करते हैं, गोलाकार। यानी अभी तक हमने देखा कि इस तरीके से एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों क्या होते हैं, कोष होते हैं, और इन कोषों में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो इस तरीके से गति करते हैं, यानी गोलाकार गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब तक जितने मॉडल आए उन सभी मॉडलों में इस बारे में हमें जानकारी मिली। लेकिन समरफील्ड मॉडल से स्पष्ट हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन की गति बताई जा रही है, ये क्या है, गलत। उसने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन गोलाकार गति नहीं करता। तो क्वेश्चन आया कि जब इलेक्ट्रॉन गोलाकार गति नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसी गति करेगा। तो देखो ध्यान से, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भाई कैसे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं किसी भी नाभिक के चारों ओर, गोलाकार नहीं बल्कि परवलयाकार गति करते हैं। इस टाइप की गति यानी कि परवलयाकार गति करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस मॉडल से प्राप्त होती है, समरफील्ड के द्वारा। भाई हम सभी जानते हैं ये क्या बन रहा है, परवलयाकार गोला बन रहा है। भाई ये क्या है, परवलयाकार। भाई ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी, परवलयाकार है या नहीं है। तो यानी उसने ये बताया, क्वेश्चन सीधे पेपर में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन परवलयाकार गति करते हैं, ये जानकारी हमें किस मॉडल से प्राप्त होती है। तो आपको जवाब क्या रहेगा, समरफील्ड मॉडल से। समझ में आया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस वाले पथ में यानी परवलयाकार पथ में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए इस मॉडल को एक्लिप्टिकल मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं, एक्लिप्टिकल मॉडल के नाम से। अब यहाँ पर एक्लिप्टिकल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, परवलयाकार। तो हम ये कह सकते हैं एक्लिप्टिकल मॉडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस मॉडल से मिली, समरफील्ड मॉडल से। समझ में आया। इसने ये बताया कि ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो गोलाकार नहीं, कैसे करते हैं, परवलयाकार गति करते हैं। क्लियर भाई। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी जरूरी। ठीक है, इन सभी को लेकर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे मॉडल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इन सारे मॉडलों के बारे में एक बार फटाफट हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया जे थॉमसन मॉडल।
जे थॉमसन मॉडल में हमने पढ़ा, थॉमसन मॉडल में हमने ये देखा कि सबसे पहले थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु की संरचना की तुलना ही किससे की गई थी? प्लम नामक एक फल से की गई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे कि एक खरबूजा तरबूज नाम का एक फल होता है, इस फल में जो बीज जैसे बीज बिखरे होते हैं, तो बीजों को इन्होंने इलेक्ट्रॉनों से तुलना की गई। साथ ही साथ जो खाने योग्य भाग होता है, उस खाने योग्य भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है भाई, यानी हम ये कह सकते हैं सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी दी गई वो किस मॉडल से दी गई? थॉमसन मॉडल से दी गई। समझ में है? इसके बाद हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल के बाद हमने बात की कौन से भाई? रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल में हमने बात की थी, इस रदरफोर्ड मॉडल में सोने की पन्नी का उपयोग किया गया था, यानी इस मॉडल को अल्फा कण प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल में एक लेड यानी शीशे के बने हुए बॉक्स का उपयोग किया गया और इस बॉक्स में रेडियम नामक एक पदार्थ भरा गया और यहाँ से अल्फा कणों की बौछार की गई सोने की पन्नी पर। तो 3-4 पॉइंट देखे गए। पहला पॉइंट ये देखा गया कि अधिकतर कण सीधे ही वापस निकल गए, यानी कि अधिकतर कण बिना टकराए पन्नी को पार करके निकल गए। समझ में है? दूसरा यही पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट हमें समझाता है कि कहीं ना कहीं परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। इसके बाद हमने बात की बहुत ही कम कण टकराकर वापस आए, तो कहने की वो इलेक्ट्रॉन से टकराकर वापस आए। बात समझ में? इसके बाद हमने बात की कि लगभग 10,000 कणों में से एक कण टकराकर वापस आया, यानी कि बिल्कुल सीधा, जैसे कि यूं गया भाई। जैसे कि उन्होंने क्या बताया कि इस तरीके से ये आपका एक इस तरीके से जो किरणों की बौछार की गई थी, तो बिल्कुल जो मिड पार्ट है, इस मिड पार्ट से एग्जैक्ट सीधा का सीधा टकराकर सिर्फ एक कण आया, जो कितने में से? लगभग 10,000 कणों में से एक कण टकराकर वापस से आया। समझ में आया? यहां से ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? नाभिक के बारे में जानकारी दे रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? क्लियर भाई? इसके बाद हमने बात की बोर मॉडल की। तो बोर मॉडल को ऊर्जा मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बताया गया था कि किसी भी कोष में बाहरी कोष, जितना भी किसी भी परमाणु का बाहरी कोष होगा, उस बाहरी कोष में ऊर्जा का मान सर्वाधिक, जबकि आंतरिक कोष में ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। और इसी मॉडल से हमें सेल और ऑर्बिटल यानी कि कक्षक और कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर भाई? इसके बाद मैंने आपको बताया कौन सा? समरफील्ड मॉडल। समरफील्ड मॉडल में हमें ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गोलाकार गति नहीं करते। अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं सभी मॉडलों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गोलाकार गति करते हैं, जबकि इस मॉडल से स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर अवलाकार गति करते हैं। इसलिए इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? एक्लिप्टिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद भाई। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चीजें बढ़िया समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, गुड नाइट।